बच्चों हम लोग अब नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं विद्युत चालन। विद्युत चालन क्या होता है बच्चों? देखो, जब किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश चलना शुरू करता है, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, तो उस पर अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने लगते हैं या प्रवाहित होने लगते हैं, तो इस प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होते हैं तो उस आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा, इसको हम आवेश प्रवाह की दर भी कह सकते हैं। कैसे? अगर टी सेकंड में सपोज अगर क्यू आवेश जा रहा है तो एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा हमारा? क्यू अपॉन टी। और एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही हमारी क्या होती है? धारा, है ना। तो इसकी एक नई परिभाषा हमारे पास बन गई कि किसी पर्वत में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस पर्वत की विद्युत धारा कहते हैं। या Q अपॉन टी क्या हो गया? आवेश प्रवाह की दर। समय क्या होता है? दर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे हम किससे लिखते हैं? आई से। तो फॉर्मूला हमारा धारा का क्या बन गया कि I इज़ इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ठीक, अब इस फॉर्मूले में अगर हम Q इज़ इक्वल टू 1 कूलाम लिख दें और T इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड लिख दें तो 1/1 यानी कि 1 एम्पियर हो गया। मतलब अगर किसी पर्वत में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो हम कह सकते हैं कि उस पर्वत में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आप लोग को पता है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर एक आवेश की मात्रा निकालें, 1 कूलाम आवेश की मात्रा, ये किसके बराबर हो जाएगी? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 कूलाम आवेश हमारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करना पड़ेगा। और अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में बह रहा है तो धारा हमारी 1 एम्पियर होगी। इसका मतलब 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में उस चालक से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें खाली एक सिरे से दूसरे सिरे तक खाली इतने ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ ये आपका तार है, अगर ये कोई तार ए बी है, तो तार के एक सिरे पर जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेंगे तो उतने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1 सेकंड में हमारे दूसरे सिरे से निकल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यही इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक सिरे पर जैसे ही हमारे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं 1 सेकंड में, उतने ही क्या होंगे? दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतनी संख्या के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 1 सेकंड में दूसरे सिरे से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1 एम्पियर की परिभाषा कि 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब ये होता है कि तार के एक सिरे पर 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और इतने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में दूसरे सिरे से क्या होते हैं? निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों तुम्हारा आता है कि विद्युत धारा के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ कि विद्युत धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि नहीं होती। लेकिन आप लोग कहोगे कि हम धारा की दिशा को मैम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो एरो है ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यहाँ पर धनावेश को किस ओर जा रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्चुअली किसी भी चालक में धनावेश तो चल नहीं सकते, है ना।
चलते कौन है, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो जो धारा की दिशा होती है एक्चुअली वो बच्चों किससे रिप्रेजेंट की जाती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में। हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है जो धनावेश होगा वो हमारा विपरीत दिशा में जाएगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इस दिशा में जाएंगे तो धारा हमारी इस दिशा में बहेगी। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो धारा हमारी राइट की तरफ बहेगी, ठीक है। तो जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में ली जाती है। और किसी तार पर जो एरो का साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, धनावेश हमारा किस ओर को जा रहा है, ठीक है। अब ये एक अदिश राशि क्यों है, ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि अगर ये सदिश राशि होती तो सदिश के नियमों का पालन करती। मतलब अगर सपोज ये हमने दो वेक्टर्स लिए, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो जो हमारा सदिश योग का नियम तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो हमारा ये होना चाहिए आर वेक्टर, है ना। और इस आर वेक्टर का मान किसके बराबर होना चाहिए, आर वेक्टर बराबर होना चाहिए √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि √9 + 16 यानी कि √25। इसका मान होना चाहिए 5। जो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 7। यानी कि जो 3 और 4 है ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत धारा होती है वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसीलिए ये एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विद्युत धारा की दिशा, जैसे मैंने ये बताया विद्युत धारा की दिशा होती है वो धनावेश के गति की दिशा में, लेकिन धनावेश तो चलता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा, यानी कि ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में ली जाती है, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा आता है कि धातुएं जो मेटल्स होते हैं उनमें जो बच्चों चालन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं वो कैसे चलते हैं, कहाँ से आते हैं। तुम लोग को पता है बच्चों कि जो किसी भी पदार्थ के परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है ये दूरी कम है, तो दूरी कम होने के कारण इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, तो दूरी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इस पर लगने वाले बल का मान कम होगा। तुम लोग को पता है ना कूलाम के नियम से कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², है ना। R अगर ज़्यादा होगा तो F का मान कम हो जाएगा, R अगर कम होगा तो F का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उनमें प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उनमें आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टेम्परेचर कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पर या और प्रेशर पर जब हम पदार्थों को रगड़ते हैं या गर्म करते हैं या किसी अन्य विधि से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, किसके अंदर, मेटल के अंदर। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो जैसे कि मैंने ये दिखाया है एक चालक का वो दिखाया कि हमारे धनावेश है, जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो अब इस परमाणु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, धनायन बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चालक के धनायनों के बीच में जो रिक्त आवेश होता है उसमें रैंडम मोशन करने लगते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, परमाणुओं ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से बहुत ज़्यादा दूरी पर थे वो इलेक्ट्रॉन्स किसी कारणवश जब पदार्थ को रगड़ा या गर्म किया जाए या किसी अन्य विधि से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इस परमाणु से अलग हो गए। और अलग होने के कारण जो परमाणु था उस पर तो आ गया धनायन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स अलग हुए वो इन धनायनों के बीच में जो रिक्त आवेश है इनके बीच में रैंडम मोशन करने लगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चालकों में या धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है वो क्यों होता है, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। और किसी चालक पदार्थ के अंदर या धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी चालकता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो मेटल्स होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 10⁻29।
इसीलिए धातुओं को बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। और सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा होता है चांदी, उसके बाद तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। ये हमें चालकता के विद्युत चालकता के घटते क्रम में लिखा है। सबसे ज़्यादा हमारी होगी चांदी की चालकता, लेकिन चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए चांदी का प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता, बहुत कम किया जाता है। मेनली तांबे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और धातुओं के 1 मीटर क्यूब आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10⁻29। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन उतने ही अच्छे कंडक्टर्स होंगे। और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, इसलिए उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता और वो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं और इंसुलेटर्स बोले जाते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो मेन जो धातु होती है वो ठोस होती है, और ठोसों में जो चालन होता है वो क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और द्रवों में जो चालन होता है, धारा का प्रवाह होता है या आवेश का प्रवाह होता है, वो क्यों होता है? धनायन के कारण, ऋणायन के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो जब द्रवों में इस कारण धारा का आवेशों का प्रवाह होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और गैसों में कैसे होता है आवेश का प्रवाह? आवेश नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर तो जो गैसें होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर कम कर दें और उच्च विभवांतर लगाएं तो गैसों में भी विद्युत चालन होने लगता है। और क्यों होता है विद्युत चालन उनमें? इलेक्ट्रॉन्स और धनायनों के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। तो ठोसों में बच्चों की होता है होल्स इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। द्रवों में क्यों होता है चालन? धनायनों, ऋणायनों और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। और गैसों में क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स और धनायनों के कारण, इसलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि माध्य मुक्त पथ क्रांतिकाल और अनुगमन वेग क्या होता है। देखो बच्चों, माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि आप लोग को पता है कि धातुओं में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, जैसे कि हम अगर किसी सिलेंडर में या किसी बंद बर्तन में गैस के अणु भर दें तो गैस के अणु क्या करते हैं? चारों तरफ रैंडम मोशन करते हैं। उसी प्रकार से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेवियर करते हैं, यानी कि जहाँ इनको खाली जगह मिलती है धातुओं की, ये हमारे क्या है? स्थिर धनायन। ये धनायन तो स्थिर हो गए, इन धनायनों के बीच में जहाँ भी इस जगह खाली है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वहाँ पर रैंडम मोशन करते हैं। तो रैंडम मोशन करते हुए क्या होता है कि बार बार ये इन धनायनों से टकराते हैं। जब धनायनों से टकराएंगे तो क्या होगा? जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब यहाँ से इसके बीच में जो खाली जगह चलना शुरू किया, तब ये यहाँ से यहाँ तक जब टकराता है, टकराने से क्या होगा? उसकी गति की दिशा बदलेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। मान लो इस डायरेक्शन में गया और इस डायरेक्शन में जो धनायन है उससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इस डायरेक्शन में गया, यहाँ कोई धनायन होगा उससे टकराएगा। तो बार बार जो धनायनों के बीच में फ्री स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, उसमें ये रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन में बार बार ये इन धनायनों से टकराते हैं। और धनायनों से बार बार टकराने से क्या होता है? इनकी गति की दिशा बदलती जाती है। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच, पहली टक्कर ये हुई, दूसरी टक्कर ये हुई, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें। एक मेरा क्या है? क्रमागत टक्कर है और इनका हम क्या ले लें? माध्य ले लें, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ बच्चों क्या होता है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इस टक्करों में जो समय लगता है उस समय के का भी हम क्या लेंगे? माध्य लेंगे, उसे हम कहते हैं श्रांति काल, ठीक है। तो 2 लगातार टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो माध्य मुक्त पथ है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी है, लैम्डा हमारा क्या होता है? माध्य मुक्त पथ, और टॉ हमारा क्या होता है? श्रांति काल। जो श्रांति काल होता है इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻14 सेकेंड
का ऑर्डर होता है लगभग, ठीक है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो गति होती है, उनका जो रैंडम मोशन होता है वो क्यों होता है? उनके पास जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसके कारण, है ना। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको थर्मल मोशन या ऊष्मीय गति भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो गति कर रहे हैं उनको कहीं से बाहर से ऊर्जा नहीं मिल रही, उनके पास जो ऊष्मीय ऊर्जा उसके कारण ये लोग गति कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय गति बोलते हैं। और अगर हम किसी तार को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं जोड़ते या आपने इसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो टोटल जो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। कमरे के ताप पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो ऊष्मीय वेग होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है, ये ऊष्मीय वेग है। और ये हमारा क्या था, श्रांति काल था, ठीक, समझ में आया। अब होता क्या है बच्चों कि अगर हमने मान लिया कि एक धातु में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनका जो ऊष्मीय वेग अलग अलग है, पहले वाले का u1 वेक्टर है, दूसरे का u2 है, तीसरे का u3 है, तो मैंने क्या बताया और कि रूम टेम्परेचर पर धातुओं का जो नेट जो माध्य ऊष्मीय वेग होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यही दिखाया कि जो हमने क्या किया, सब सारे वेगों को जोड़कर n से डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग होगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, जब आप इसको किसी तार को जब आप किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हो उस समय उसका औसत ऊष्मीय वेग कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल समझ में आया। माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 लगातार टक्करों के बीच चली गई दूरी का माध्य क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। और इन्हीं टक्करों के बीच लगे माध्य समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। अब आता है बच्चों की अनुगमन वेग क्या होता है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम किसी तार को नहीं जोड़ते तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली धनायनों के बीच में क्या करती हैं, मोशन करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर धातु का एक तार लिया ए बी, इसको हमने क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ दिया। तो जब आप इसे बैटरी से जोड़ोगे तो इस तार के सिरों के बीच में क्या होगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा, है ना। और जो आवेश होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमारा बहना शुरू कर देगा। तो इस विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के कारण हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ा है, तो इस विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, गति कर सकते हैं, इन पर एक बल कार्य करने लगता है। क्यों, इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक बल लगाता है, और इस बल की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्यों बोली, क्योंकि इन पर माइनस आवेश है। अगर धनावेश होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगी, क्योंकि ऋणावेश है तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इस बल के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स गति करने लगते हैं तो क्या होता है, बार बार मैंने बताया आपको, धनायनों से यहाँ क्या करते हैं, बार बार ये धनायनों से टकराते हैं। जब इन धनायनों से टकराते हैं तो आपने जो बल क्या करता है, बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। लेकिन क्योंकि ये बार बार धनायनों से टकराते हैं तो इनका वेग बढ़ नहीं पाता। क्यों, जैसे इनको एनर्जी मिलती है टकरा कर अपनी एनर्जी को खो देते हैं। और ये एनर्जी किस रूप में प्रेजेंट होती है, ऊष्मा के रूप में। जब हम देखते हैं ना, तार को लगातार लगाए रहते हैं, लगातार हमारा गर्म हो जाता है ना। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी उसके वेग को बढ़ाती नहीं है। वो क्या करती है, वो एनर्जी लगातार इलेक्ट्रॉन के धनायनों से टक्कर में खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से जो बैटरी का विभवांतर है या जो विद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग को बढ़ा नहीं पाता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को वो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक नियत सूक्ष्म वेग देता है। और उस वेग की दिशा क्या होती है, उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलेगा। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा नियत सूक्ष्म वेग से क्या होगा, उच्च विभव वाले सिरे की ओर। यहाँ ए का विभव ज़्यादा है और बी का विभव कम है। तो जो आपने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया है, ये विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन को एक छोटा सा
नियत सूक्ष्म वेग देगा और उस वेग की दिशा क्या होगी, उच्च विभव की ओर। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, इस पर एक बल लगता है और ये बल क्या करता है, इसकी वेग को बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराते हैं तो इनका वेग बढ़ नहीं पाता, बल्कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करता है, उच्च विभव की ओर क्या करता है, एक नियत सूक्ष्म वेग देता है। इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। ठीक है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होगी कि बैटरी का जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित गति प्रदान नहीं करता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग देता है। जो आपने बैटरी लगाई इस तार के साथ, ये हमारा तार था, आपने यहाँ जो बैटरी लगाई है, ये बैटरी क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को एक नियत सूक्ष्म वेग देती है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर जो सूक्ष्म वेग की दिशा वो क्या होगी, उच्च विभव वाले सिरे की ओर होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये जो नियत सूक्ष्म वेग होता है वो क्या होता है, ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित हो जाता है और इस नियत सूक्ष्म वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आया बच्चों। तो अनुगमन वेग क्या होता है, वह नियत सूक्ष्म वेग है जो विद्युत क्षेत्र के कारण या विभवांतर के कारण तार के उच्च विभव वाले सिरे की ओर लगता है। ठीक है। तो इस वेग के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तार के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हमारी ये है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो हमारे इस दिशा में मूव करेंगे। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा होगी वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है। तो समझ में आया बच्चों यहाँ तक आपको। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ऊष्मीय वेग के सापेक्ष जो हमारा अनुगमन वेग होता है वो ऊष्मीय वेग के सापेक्ष बहुत कम होता है। जो तुम्हारा ऊष्मीय वेग होता है वो लगभग होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है। ठीक है। और जो अनुगमन वेग होता है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है। ठीक है। अब हमने मान लिया सपोज कि किसी तार से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, तो कुल आवेश कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा कितना आवेश होता है, e, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना हो गया, n इंटू ई, तो कुल आवेश q इज इक्वल टू n इंटू ई हो जाएगा। तो धारा क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू q/t से NE/t हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है। तो ये अब हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे। आप लोग यहाँ तक अनुगमन वेग, शांतिकाल, माध्यम उत्पत्ति क्या होता है, चालकों में आपका ठोस में, द्रवों में कैसे धारा का प्रवाह होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आगे वाले टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे।